नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 10 की मैथ बुक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है का यूनिट 6 जिसका नाम दोस्तों ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में समरी देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से लगा नहीं पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं के माध्यम से घिरी हो, जो तीन कोणों के माध्यम से बना हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं त्रिभुज। और इसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, साइड एंड एंगल होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज आपका होता है, ये त्रिभुज आपका दो कैटेगरी में होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड और एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। आप कह सकते हैं कि दोनों जो है कि तीन तीन प्रकार का होता है। अगर आप साइड के अनुसार लेंगे दोस्तों तो ये तीन प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु, फिर उसको जो है कि समद्विबाहु, फिर विषमबाहु यानी इक्विलेटरल बोलते हैं, आइसोसेल्स बोलते हैं, फिर उसके बाद स्केलन बोलते हैं। और अगर आप जो है कि इसको एंगल के हिसाब से लेंगे तो एंगल के हिसाब से भी जो है कि तीन होता है, यानी कि एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों ये रहा त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज जो है कि कितना टाइप्स के होते हैं। और इन त्रिभुज के बारे में दोस्तों अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं 6 त्रिभुज के बारे में जो भी इसका फार्मूला बनता है उन सभी फार्मूले को एक साथ बना करके आप सभी को एक वीडियो लेक्चर दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि इस चैप्टर में यानी कि चलते हैं कि ये चैप्टर हमारा किस रिलेशन में दिया गया है। तो सर्वांग सम और समरूप के रूप में दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वांग सम यानी कि कंग्रुएंट क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि इसका हिंदी नाम सर्वांग सम है, यानी कि सर्व अंग समान, यानी कि सभी अंग इसके समान हो, उसी को हम बोलते हैं सर्वांग सम। तो दोस्तों इस सर्वांग सम का एग्जाम्पल अगर हम समझे तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि क्लास 10 की जो मैथ बुक है, अगर उसी मैथ बुक को अगर हम दुकान पे जाए तो वही मैथ बुक जो है कि हमारे पास अनेक प्रकार के होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि अनेक टाइप्स के मैथ होते हैं, लेकिन सभी का जो है कि मॉडल रूप सब एक जैसा होता है। यानी कि जैसे एनसीईआरटी पैटर्न जो आपका बुक है, अगर हम दुकान पे जाए, दुकान पर खरीदने के लिए जाए तो अगर दुकानदार के पास 100 बुक है एनसीईआरटी का तो वे सभी के सभी जो बुक है एक ही प्रकार के, यानी कहने का मतलब कि इसके सभी के सभी अंग समान हैं, सभी लिखावट समान है। तो ये आपका सर्वांग सम होता है, यानी कि जिसके सभी अंग समान हो। अगर हम दोस्तों आगे जो चले, यानी कि मान लीजिए कि किसी के घर में जो है कि जुड़वा बच्चा हो और उस जुड़वे बच्चे के रूप में जो है कि दोनों का यानी कि जो भी अंग हो, हाथ हो, पैर हो, रंग रूप आकार जो भी चीज़ें हो वो एक जैसा हो और आप पहचान न पाओ कि कौन सा बच्चा कौन है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। इसी प्रकार यानी कि बुक में अगर आप जाएंगे, यानी किसी एक बुक को निकालेंगे, फिर उसे देखेंगे, अब जो है कि उसको रैक में यानी कि आप रख दीजिए, 100 बुक के अंदर आप उसको मिक्स कर देंगे तो फिर आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा बुक हमने निकाला था। मीन्स कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर हमारे पास सभी के सभी अंग समान सा हो तो इस प्रकार के यानी कि आकृति को हम बोलते हैं सर्वांग सम। यानी कि यह किसी भी चीज़ में हो सकता है, यानी कि कोई त्रिभुज हो सकता है, कोई चतुर्भुज हो सकता है, सभी में यानी कि सर्वांग सम चलते हैं दोस्तों। आगे आता है दोस्तों आपका समरूप, यानी कि समरूप का मतलब होता है कि सम यानी कि समान, रूप माने आकार, यानी कि जिसका आकार जो है कि वो समान सा हो। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है बट जो आपका आकार है वो सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक जो मैथ आप देख रहे हैं, इसी को अगर आप चाहे तो लिखावट, बनावट, उसके ऊपर का चित्र सब वैसा का वैसा ही रहे, यानी कि इस बुक को आप बड़ा साइज में यानी पा सकते हैं। अगर आप दुकानदार को जहाँ पे प्रिंट होता है उस प्रिंटर को बोले कि हमें जो है कि यही सेम सब ऐसे ही रहे बट जो है कि थोड़ा साइज में बड़ा हो, तो आप बड़ा पा सकते हैं। यानी कि जो बड़ा और छोटा का साइज होगा दोस्तों ये समरूप कहलाएगा। यानी कि इसी प्रकार से यानी कि आप एक जैसे यानी कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि रंग रूप आकार जो भी चाल ढाल सब चीज़ है वो एक जैसा हो, लेकिन एक बच्चा जो है कि मान लीजिए कि 10 साल का है, एक बच्चा जो है कि मान लीजिए कि 5 साल का है, लेकिन तब जो है कि इन दोनों का जो साइज, रूप, रंग, आकार होगा वह जो कहलाएगा वह दोस्तों कहलाएगा समरूप। यानी कहने का मतलब कि समान रूप का, समान आकार का आकृति जो है कि समरूप कहलाता है। और इसके बाद यानी कि जो समान
समान यानी कि सर्व अंग समान हो, यानी कि हर एक चीज़ से हर एक एंगल से समान हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्वांग सम। आ गया था दोस्तों कि सर्वांग सम और समरूप। तो दोस्तों जो सर्वांग सम होते हैं ये समरूप हो सकता है, यानी कि सर्वांग सम का मतलब कि कोई भी यानी कि आकृति हो वो सभी समान है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन हो गया और ये पेन हो गया, ये दोनों सर्वांग सम है, यानी कि जितना यानी कि बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, यानी कि हर एंगल इसका समान है। तो दोस्तों इन दोनों को हम समरूप बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसका मान लीजिए कि एक कैप निकाल दिया जाए, अब यानी कि इस आकृति को ले, यानी कि अगर ये समरूप बना रहा है तो ये समरूप जो है कि सर्वांग सम नहीं बना सकता। यानी कहने का मतलब कि सर्वांग सम समरूप हो सकता है, बट समरूप जो है कि सर्वांग सम नहीं हो सकता। आ गया था दोस्तों समरूप होने का प्रतिबंध। तो समरूप यानी कि होने का जो प्रतिबंध है वह दो प्रतिबंध होता है दोस्तों, यानी कि कोई भी आकृति हो, उन आकृतियों की जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात जो है कि समान हो। और आगे दूसरा आता है कि सभी के सभी जो एंगल है, कोण है, वो समान होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि दो प्रतिबंध हमने लिखा, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो फिगर है, दो चित्र है, दो त्रिभुज है, तो संगत कोण अगर समान हो तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपात में होंगी, यानी कि उन सभी का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है साइड का वो इक्वल होता है। यानी कि अब वो त्रिभुज जो है कि समरूप भी हो सकता है। अगर पहले से ही संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वह संगत कोण जो है कि समान हो सकता है, यानी कि त्रिभुज जो है कि दोनों आपस में समरूप हो सकता है, या फिर कोई भी आकृति समरूप हो सकता है। आगे आता है दोस्तों कि कोई हमारे पास इस प्रकार का त्रिभुज है और इस त्रिभुज में किसी भी एक साइड के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह जो समांतर रेखा होती है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। कहने का मतलब ये चीज़ की यानी कि AD और DB इसका जो रेशियो होगा AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा दोस्तों। यानी कि जब इस प्रकार का आकृति हो, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में किसी एक साइड के समांतर अगर कोई जो है कि रेखा खींचे तो वहाँ से शुरुआत होता है थेल्स थ्योरम। यानी कि थेल्स थ्योरम यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों कि त्रिभुज में किसी भी साइड के अगर आप समांतर रेखा पैरेलल साइड यानी कि खींचते हैं तो वहाँ पे थेल्स थ्योरम लागू होता है। और ये थेल्स थ्योरम जो है कि दोस्तों आप 6 प्रकार से देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि AD और DB का रेशियो जो है कि AE EC के रेशियो के इक्वल होगा, या फिर कह सकते हैं कि AD अपान AB का रेशियो AE अपान AC के रेशियो के इक्वल होगा, या फिर कह सकते हैं कि DB अपान AB और उसका जो है कि EC अपान AC का रेशियो जो है कि ये दोनों इक्वल होगा। अब इसी को तीनों को उलट दे तो जब उलटने पे यानी कि 3 आएगा तो यानी कि 3 और 3 मिला करके 6, यानी कि थेल्स थ्योरम यहीं से शुरुआत होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक साइड के समांतर अगर कोई रेखा खींचे तो शेष दो भुजाओं के, शेष दो साइड के वो मध्य से होकर के जाता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि शेष दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वह सदैव और सदैव समान रहता है दोस्तों। आगे आता है ऊपर वाले का विलोम, यानी कि इसी का विलोम लेते हैं दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का मध्य बिंदु लेंगे तो जो उसको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगा वह जो है कि समांतर बनाएगा, यानी कि तीसरी वाले भुजा के। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर यानी कि ये रेखा है, ये रेखा है, इन दोनों के भुजाओं के मध्य बिंदु में अगर हम ये चीज़ ले रहे हैं तो यानी कि ये जो मिलाने वाली रेखा है ये रेखा सदैव जो है कि इस रेखा के समांतर होगा दोस्तों। आगे आता है दोस्तों कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और वे दोनों त्रिभुज जो है कि आपस में समरूप है, यानी कहने का मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इस कंडीशन में यानी कि आप कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों त्रिभुजों के करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत जो भुजा होगा उसके अनुपात का स्क्वायर होता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया जाएगा दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC अपान त्रिभुज PQR इज इक्वल टू होगा यानी कि AB अपान PQ का होल स्क्वायर, या फिर BC अपान QR का होल स्क्वायर, या फिर AC अपान PR का होल स्क्वायर। आगे आता है दोस्तों यदि समकोण शीर्ष से यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जब लेते हैं तो समकोण शीर्ष से जब उसके कर्ण पे यानी कि सामने वाली भुजा पर जो है कि लंब डालते हैं तो उसमें 3 प्रकार का त्रिभुज बनता है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये समकोण त्रिभुज है ABC और ये हो गया आपका समकोण भुजा यानी कोण। तो इस कोण से दोस्तों इस पे यानी कि सामने वाले पे हम लंब डाल रहे हैं तो इस कंडीशन में जो प्राप्त तीनों त्रिभुज है यानी कि ये त्रिभुज
ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला खुद त्रिभुज है, तो ये तीनों के तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह त्रिभुज जो छोटा वाला है यह बड़े वाले के समरूप होगा, यह जो छोटा है यह भी बड़े वाले के समरूप होगा। तो जब दोनों बड़े वाले के समरूप है तो दोनों आपस में भी क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। आगे आता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, और पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है उसका स्क्वायर करने के बाद लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है दोस्तों। आगे आता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर बड़ी वाले साइड का स्क्वायर करते हैं और शेष दोनों साइड के स्क्वायर का योग करते हैं, अगर ये इक्वल आता है तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर बड़ा वाला जो साइड होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, अलग रख दीजिए, और जो शेष दोनों छोटा वाला यानी भुजा है उसका स्क्वायर करके योग करके फिर जोड़ करके बराबर करेंगे तो दोनों कंडीशन में यानी कि बराबर आएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज बना रहा है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों समरूपता की कसौटी। तो समरूपता की कसौटी दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है। एक होता है आपका एंगल एंगल एंगल, दूसरा होता है दोस्तों आपका एंगल एंगल, तीसरा होता है साइड साइड साइड, चौथा होता है जो कि वो साइड एंगल साइड, और पांचवा जो होता है वो RHS। तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि जो एंगल 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 है, यानी कि दो त्रिभुज आप लीजिए, दोनों त्रिभुज में यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल के यानी कि इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल 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 की कसौटी। दूसरा आता है दोस्तों कि किसी दो त्रिभुज में केवल 2 ही एंगल इक्वल है तो वो आपस में समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब ये चीज कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR इसमें कोई 2 एंगल जो है कि आप इक्वल ले लीजिए तो वो समरूप कहलाएगा। तीसरा कंडीशन आता है दोस्तों कि साइड एंगल साइड 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 साइड, यानी कि 2 त्रिभुज यानी हो एक ABC एक PQR, तो इनकी जो संगत भुजा होती है इनका अनुपात जो है कि वो सदैव बराबर होना चाहिए, तो इस कंडीशन में भी समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। आगे आता है दोस्तों साइड एंगल साइड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसी 2 त्रिभुज में यानी एक एंगल इक्वल होनी चाहिए और उस एंगल को बनाने वाली जो दोनों साइड होगा, जो दोनों भुजा होगा, वे दोनों भुजाओं का अनुपात जो है कि सदैव आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी आपका सदैव, जैसे कहने का मतलब ये चीज कि मान लीजिए एंगल A और एंगल P ये आपका इक्वल है, तो इस एंगल A को बनाने वाली भुजा एक ये है और एक ये है, और इस P को बनाने वाली भुजा एक ये है एक ये है। अगर इन दोनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात जो है कि अगर इक्वल है तो दोनों त्रिभुज जो है कि समरूप हो सकता है। यानी कि ये नहीं कि कोई एक एंगल इक्वल हो और इसके बाद कोई भी 2 साइड हम ले ले, तो यानी कि ऐसे समरूपता नहीं बनता है दोस्तों। यानी किसी भी 2 त्रिभुज में अगर एक एंगल इक्वल हो तो उस एंगल को बनाने वाला जो 2 साइड हो वे दोनों साइड का अनुपात इक्वल होना चाहिए। आगे आता है दोस्तों साइड एंगल साइड तो हो गया, आगे आता है RHS। दोस्तों ये राइट हैंड साइड नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब ये चीज होता है कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड अगर रहेगा तब समरूपता बनेगा। यानी किसी भी 2 त्रिभुज में अगर राइट एंगल हो, यानी कि पहले में राइट एंगल हो दूसरे में भी राइट एंगल हो, उसके बाद यानी कि हाइपोटेनस इसमें और हाइपोटेनस इसमें, यानी कि दोनों इक्वल हो, और उसके बाद यानी कोई एक साइड हो, तब यानी कि इस कंडीशन में यानी कि इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि RHS समरूपता का नियम, समरूपता की कसौटी। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों ने देखा इस ट्रायंगल की समरी, यानी कहने का मतलब कि इस ट्रायंगल के बारे में जो कुछ भी था वो सभी जो है कि क्लास 10 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। वैसे बताने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, बट क्लास 10 के हिसाब से जो आपका चैप्टर था उस चैप्टर के हिसाब से ये समरी आपके लिए परफेक्ट है दोस्तों। अगर इस समरी के बारे में आप अच्छे से जानेंगे तो आपको गणित जो है कि क्लास 10 का यानी ट्रायंगल वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों बस एक लाइक कर दीजिए और आगे जरूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।